नींद भी खुली ना थी कि हाय धूप ढल गई। नींद भी खुली ना थी कि हाय धूप ढल गई। पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झर गए हैं, साख साख जल गई। चाहते निकल न सकी कि हाय उम्र निकल गई। चाहते निकल न सकी कि हाय उम्र निकल गई। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचलज पर। मैं सनाप अवध आपका अवध की धरती से, राम की धरती से आपका स्वागत करता हूं। भारत के किसी भी कोने से हैं आपका हमारे ये प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जीडी की मॉडल पेपर हम लोग कर रहे हैं। आज 2 मिनट आपका पहले समय लेंगे और आपको एक इन्फॉर्मेशन बताएंगे। जो अब तक आपको मॉडल पेपर रिकॉर्डेड मिल रहा था वो मंडे से यानी कल से, अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको सूचना ये मिल जानी चाहिए कि कल से 5:30 बजे हम लोग इसी जीडी मॉडल पेपर को लाइव करेंगे। यानी 5:30 बजे कल से हम लोग लाइव रहेंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन था। कल से आप अपने साथियों, यार दोस्त, जो भी मित्र हों आपके पास, अपने आज पहचान में, जिनको भी आप चाहते हो कि जीडी की वर्दी उनको मिले, आप साथ में, या आपके साथी, यार दोस्त, मित्र, या जिनको भी आप फलाने या फलानी आपके संबंध में हो, उनको आप ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आप हमारे साथ 5:30 बजे लाइव जुड़ सकते हैं। हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं और पेपर सॉल्व कर सकते हैं, और आपका जो मूल्यांकन है वो हम भी कर पाएंगे। लाइव आप रहेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि आप किस स्कोर क्या हो रहे हैं। जब आप उत्तर कमेंट करेंगे तो वो चीज़ें कुछ और मिलेंगी। चलिए, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए ये क्लास था, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया गया, तो कल से मिलते हैं। ये आज जीडी का 10वां मॉडल पेपर है, यानी आज हम लोग लगभग 200 क्वेश्चन जीडी में पूरा कर लेंगे। ये रहा बोल्ड अक्षरों में लिखा बड़ा बड़ा आपके सामने आज का पहला सवाल। पढ़िए जरा ठीक से इसको और उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये रहा सवाल, कह रहा खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था। सिंपल सवाल है। मंदिर से एक सवाल आपके पेपर में आने ही है। जो मंदिर आपके पेपर में स्पेशल दिया भी हुआ, तो मंदिर से एक सवाल लगभग आएंगे पेपर में। चलिए देखिए क्या कह रहा है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया, आपको बताना है। कह रहा होलकर, सिंधिया, बुंदेला या चंदेल वंश के शासकों ने। मुझे पता है, अगर आपको आता होगा ठीक है, अगर नहीं आता है तो बहुत अच्छी। अगर नहीं आता है तो मैं आपके साथ व्याख्या कर रहा हूँ, उसको आप थोड़ा ठीक से देखिएगा। खजुराहो मंदिर अगर बात करें ये है कहाँ, तो याद रखना, मैं थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ इसका, देखिएगा खजुराहो मंदिर कहाँ है। तो अगर खजुराहो मंदिर की बात करें तो ये एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में है। छतरपुर जिले में है, मध्य प्रदेश के, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये स्थित है खजुराहो मंदिर। किस वंश के शासकों ने इसे बनवाया है, तो चंदेल वंश के शासकों ने इसे बनवाया हुआ है। ध्यान देना इस मंदिर के बारे में, लक्ष्मण और पार्वती जी की यहाँ पर मंदिरें हैं। ये एक मंदिरों का समूह है। जैन और हिंदुओं का पर्यटन स्थल भी है। ये जैन और हिंदुओं का पर्यटन स्थल भी है ये खजुराहो मंदिर। याद रखना 1986 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर भी घोषित किया हुआ है। तो ये एक डाटा है, विश्व धरोहर भी इसे यूनेस्को ने घोषित किया हुआ है। वर्ष 1986 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल कर रखा है। किसे, खजुराहो मंदिर को निर्माण करवाया किसने, चंदेल वंश के शासकों ने। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक मंदिर आपको और याद रखना, ललितपुर जिले में आपको एक मंदिर याद रखना है। जो पहले याद रखना, ये जो खजुराहो मंदिर है ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। आइए अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है, ये आपको बताना है। हिमालय, अरावली, सतपुड़ा या नीलगिरी। तो अगर आप हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय, यहाँ सुनिएगा, हिमालय विश्व की, याद कीजिएगा, हिमालय विश्व की सबसे नवीनतम, हिमालय विश्व की सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत है। सबसे नवीनतम वलित माउंटेन या फोल्डिंग माउंटेन या मोड़दार पर्वत है। विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत है, जिसका निर्माण की प्रक्रिया अभी भी क्या है, जारी है। हिमालय के बारे में एक बात और याद रखना है आपको, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है ये, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है हिमालय, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है। ये बात भी याद रखना है आपको, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है। हिमालय के बारे में आपको एक डाटा और याद रखना है। क्या याद रखना है, ध्यान सुनिएगा। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत कैसे निर्माण हुआ है, अगर आपसे पूछे तो तैथिज भूसन्नत से, तैथिज
भूसन्नति से हिमालय का क्या हुआ है निर्माण, याद रखना। क्षैतिज भूसन्नति से प्रायद्वीपीय का क्षैतिज भूसागर में टकराने से हिमालय का क्या हुआ है निर्माण। याद रखना हिमालय की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, हिमालय की जो सबसे प्राचीन श्रेणी है उसका नाम काराकोरम है, ये भी याद रखिएगा काराकोरम। काराकोरम के नीचे जो श्रेणी है उसका नाम लद्दाख श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी के नीचे लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी ये याद रखिएगा। और लद्दाख श्रेणी के नीचे एक श्रेणी है जिसका नाम जास्कर श्रेणी है। ये सभी के सभी किस हिमालय में आपको मिलेंगे, याद रखिएगा ये सब के सब ट्रांस हिमालय में मिलेंगे आपको। ये सारी श्रेणियां किस हिमालय में मिलेंगी, ट्रांस हिमालय में मिलेंगी। इसी ट्रांस हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, याद रखिएगा गॉडविन ऑस्टिन 86 मीटर ऊंचा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद ट्रांस हिमालय के नीचे एक हिमालय याद रखिएगा महान हिमालय। महान हिमालय, इसी को आप महान हिमालय या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं या हिमालय भी कहते हैं। यही हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। औसत ऊंचाई इसका 6100 मीटर है, औसत चौड़ाई 140 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक इसकी औसत चौड़ाई है। इसी महान हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, याद रखना। महान हिमालय के जो नीचे है उसका नाम लघु हिमालय है, ये भी याद रखिएगा ये लघु हिमालय है। भारत के जितने पर्यटन स्थल हैं सब इसी लघु हिमालय में है। लघु हिमालय में बेटा दो श्रेणियां आपको याद रखनी है, कौन कौन सा याद रखिएगा, कौन कौन सी श्रेणी। एक तो आपको याद रखना है पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी। एक श्रेणी आपको याद रखना है धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। इसके अलावा महाभारत श्रेणी याद रखिएगा, इसी में महाभारत श्रेणी है। और इसी में नाग टिब्बा श्रेणी है, नाग टिब्बा ये महान हिमालय में ही है, लघु हिमालय में ही है। लघु हिमालय के नीचे एक हिमालय मिलेगा आपको जिसका नाम मिलेगा शिवालिक श्रेणियाँ, याद रखना शिवालिक श्रेणियाँ। यही हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। शिवालिक श्रेणियाँ हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है, इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। अरावली, ये जो अरावली है यही भारत की और विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है, याद रखना बेटा। अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। कब, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। प्री कैम्ब्रियन काल में अगर अनुमानित आयु पूछे तो लगभग 570 मिलियन वर्ष पहले अरावली का निर्माण हुआ है। अरावली की अगर चट्टानें पूछे आपसे कैसी है तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। भारत में सबसे अधिक खनिज किन चट्टानों में पाए जाते हैं, याद रखना धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं। अगर अरावली की विस्तार करें तो ये 800 किलोमीटर है। किन किन राज्यों में मिलेगा आपको, इसका विस्तार आपको गुजरात में मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, गुजरात में, राजस्थान में, इसके अलावा हरियाणा में और इसके अलावा कहाँ पर मिलेगा आपको, दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली के रायसीना हिल्स तक, याद रखिएगा दिल्ली के रायसीना हिल्स तक। लेकिन इसका मैक्सिमम विस्तार कहाँ पर मिलेगा आपको, राजस्थान में। और अगर आपसे पूछे अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है तो याद रखना माउंट आबू पहाड़ी में, क्या याद रखिएगा माउंट आबू पहाड़ी में गुरु शिखर है। 17-22 मीटर ऊंचा क्या है, गुरु शिखर है। यही अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, यही अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। सतपुड़ा श्रेणियाँ ये मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा श्रेणी ये मध्य प्रदेश में मिलेगा आपको, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में मिलेगा। सतपुड़ा श्रेणियों में कुछ पहाड़ियाँ हैं जैसे महादेव पहाड़ी है, ये याद रखिएगा। मैकाल पहाड़ी है, इसको भी याद रखिएगा। महादेव पहाड़ी में सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी स्थित है जिसका नाम याद रखिएगा धूपगढ़ है, 1350 मीटर ऊंचा है। सतपुड़ा बेटा 2 नदियों के बीच स्थित है, याद रखना ताप्ती और नर्मदा के मध्य स्थित है, ताप्ती और नर्मदा के मध्य स्थित है। जो सतपुड़ा श्रेणियां हैं बच्चे ये भारत की ब्लाक पर्वत का उदाहरण है। कैसा पर्वत है ये ब्लाक पर्वत का उदाहरण है, याद रखना सतपुड़ा ब्लाक पर्वत का उदाहरण है। नीलगिरी ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर आपको मिलेगा, नीलगिरी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर मिलेगा, याद रखना ये तमिलनाडु की सीमा पर मिलेगा आपको। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी याद रखिएगा दोदा बेटा है,
दोदा बेटा, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 2637 मीटर ऊंचा है ये। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी। इसी नीलगिरी पर याद रखिएगा आपको पूर्वी घाट, इसी नीलगिरी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का क्या होता है? मिलन। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का नीलगिरी पर क्या होता है? मिलन। और नीलगिरी से एक डाटा और याद रखिएगा, यह भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। फर्स्ट बायो रिजर्व है कौन? नीलगिरी। आइए अगले सवाल पर आते हैं, थोड़ा सा इसकी व्याख्या ज़्यादा हो गई। भारत की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय है क्योंकि, भारत की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय है क्योंकि, आपको बताना है क्यों है। तो कह रहा है उत्तर में हिमालय स्थित है, भारत का प्रमुख भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, हिंद महासागर को प्रभावित करने वाले हैं, जट धाराओं के मौसम से प्रभावित है। बेटा याद रखना, क्योंकि उत्तर में क्या है? हिमालय। क्योंकि अगर उत्तर में हिमालय नहीं होता तो क्या होता? तो मध्य एशिया याद कीजिएगा, मध्य एशिया से जो ठंडी मानसूनी हवाएं आती हैं, मानसूनी हवाएं, ये पूरे के पूरे उत्तर भारत को क्या करती? साइबेरिया से चलने वाली मानसूनी हवाएं ये पूरे उत्तर भारत को क्या करती? जमा देती। तो हिमालय क्या के कारण ये क्या है? क्योंकि उत्तर में क्या स्थित है? हिमालय, जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या कर लेता है? रोक लेता है। तो भारत की जलवायु कैसी है अगर आपसे पूछे तो उष्णकटिबंधीय याद कीजिएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु है भारत की। कैसी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। याद रखना, जब भूमध्य रेखा की ओर से जलवायु आती हैं तो याद कीजिएगा, एक जलवायु आती है दक्षिण पश्चिम मानसून, एक आती है दक्षिण पश्चिम मानसून, आता हुआ मानसून। ये मानसून जब जाकर हिमालय से टकराता है तो फिर वापस आता है। तो जब वापस आता है तो इसे कहा जाता है उत्तर पूर्व मानसून, इसे उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। और जो भूमध्य सागर से हवाएं आती हैं इन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ। भारत के संदर्भ में आपको तीन मानसूनी जलवायु याद रखना है। कौन कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्व मानसून और पश्चिमी विक्षोभ। आता हुआ मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून, लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्व मानसून, और भूमध्य सागर से जो हवाएं उठकर आती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे कहते हैं, संपीड़ित स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा होता है गुरुत्वाकर्षण की संभावित ऊर्जा, लोचदार ऊर्जा, गतित ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो संप्रेरित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? लोचदार ऊर्जा क्षमता होती है। किसमें? संप्रेरित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो लोचदार ऊर्जा संग्रहित होती है उसमें। अगले सवाल पर आते हैं। क्या? दूरदृष्टि और मायोपिया का सुरक्षा किया जा सकता है। अब आपको याद है दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? तो दूरदृष्टि दोष में ध्यान से सुनिएगा, और मायोपिया ये मतलब क्या है? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में कह रहा है इसकी सुरक्षा किया जा सकता है। अब आपको पता है निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। और दूर में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती। किसमें? दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी किंतु निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। तो कह रहा, ध्यान सुनिएगा, कह रहा दूरदृष्टि और मायोपिया में कौन से लेंस का प्रयोग हुआ है? तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसमें? दूरदृष्टि दोष में, और अवतल लेंस किसमें? निकट दृष्टि दोष में। आगे कह रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है मुंह में, पेट में, आंत में। तो ये किस में होता है? ये पेट में होता है। किसमें? पेट में। अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा शकुन के तेल में काफी बड़ा अनुपात होता है। शकुन के तेल में कोष का बहुत बड़ा अनुपात पाया जाता है, ये आपको बताना है। कह रहा संपृक्त वसीय एसिड, असंपृक्त वसीय एसिड, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। कह रहा है तो ये किस में पाया जाएगा? असंपृक्त वसीय एसिड पाया जाता है। किसमें? शकुन के तेल में।
अगले सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव की लार में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव की लार में पाया जाता है? कह रहा पेप्सिन, टाइलिन, रेनिन या इरोपेप्सिन या इरोपिसिन। आपको बताना है इनमें से कौन सा मानव की लार में पाया जाता है। तो याद रखिएगा ये पाया जाता है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है मानव की लार में। कह रहा ऑब्स्टेस्ट एक उत्पादक का नाम है जिसका उपयोग मधुमेह रोगियों द्वारा एक शूटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। यह वर्ग किसके अंतर्गत आता है? कार्बोहाइड्रेट, पेप्टाइड्स या फिर कह रहा है पॉलीहाइड्रेट अल्कोहल या एल्कलाइट, किस में पाया जाता है ये आपको बताना, ध्यान सुनिएगा। तो ये किस में पाया जाता है? तो ये पेप्टाइड्स में पाया जाता है। ये किस में? पेप्साइड्स में। सही उत्तर इसका क्या है? पेप्साइड है। आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी करने के लिए नीलामी आयोजित करता है? यानी आरबीआई जब अपनी सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है तो वो किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसे जारी करता है? ई सुरक्षा, ई व्यापार या पैसा व्यापार या बैंक बाजार। एक ऑप्शन इसमें नहीं है, वो ऑप्शन है बैंक बाजार, तो वो है ई व्यापार है। ई व्यापार के जरिए आरबीआई अपनी प्रतिभूतियों को क्या करता है? बेचता है। आरबीआई के बारे में इससे पहले जो सेट था उसमें बहुत बड़ी व्याख्या कर चुके हैं, तो अगर आप नए हैं चैनल पर जरूर जाकर देख लीजिएगा। कह रहा भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नाम बताइए। तो इसके बारे में बता चुके हैं, एक बार फिर जान लीजिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के किस में? अनुच्छेद 148 में, जिसे क्या कहा जाता है बेटा? कैग कहा जाता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। तो कह रहा है कि उस कैग का आपको नाम बताना है जिन्होंने ऐसा किया। तो कह रहा है जी.सी. मुर्मू, राजीव महर्षि, पी.वी. नरसिम्हा राव, राजीव कुमार। तो ये जी श्री मुर्मू जी हैं। कौन है ये? जी श्री मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। कह रहा है BS5 ईंधन का अनुमान निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस के प्रदूषकों में से 80% की कमी ला सकती है? ग्रीन हाउस प्रभाव प्रदूषकों में से कौन सा ऐसा गैस है जो 80% कमी ला सकता है प्रदूषण में? कह रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा क्या है? सल्फर। अगर इसमें प्रदूषण को कम करना है तो सल्फर प्रयोग में लाया जा सकता है। हाल ही में घोल मछली को किस राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया है? किस राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया है? तो गुजरात सरकार ने क्या काम किया? घोल मछली को राजकीय मछली घोषित किया हुआ है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई अग्र पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? अग्र पहल किस से संबंधित है? तो बेटा ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा आयुर्वेद से। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक पहल शुरू की जिस पहल का नाम अग्र पहल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा भाग्य मनुष्य के रूप में किसे जाना जाता है? भाग्य मनुष्य के रूप में अब्राहम लिंकन को, नेपोलियन बोनापार्ट को या हिटलर को या जवाहरलाल नेहरू को? तो यह जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट 1803 से 1814 तक फ्रांस के क्या रहे थे? शासक रहे थे। ब्रिटेन के नंबर 1 के विरोधी थे। इन्होंने ही फ्रांस में ब्रिटेन की कंपनियों को बैन कर दिया था और उसी बैन के कारण जब वो ब्रिटेन की कंपनियां वापस ब्रिटेन पहुंची तो ब्रिटेन को ईस्ट इंडिया कंपनी से एकाधिकार हटाना पड़ा और भारत में एक अधिनियम आया 1813 का चार्टर एक्ट। पॉलिटी में आप इसके बारे में जिक्र करेंगे। कह रहा ISR द्वारा विकसित अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म का नाम दिया है? ISR ये सही मायने में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र, भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र, याद रखेगा भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र ये कोझिकोड, कहाँ पर? कोझिकोड कहाँ पर? केरल में है। और इन्होंने
अधिक काली मिर्च उपज करने के लिए कौन से नई किस्म का विकास किया है? तो उस किस्म का नाम क्या है? चंद्रा किस्म है। करंट अफेयर का सवाल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे, उच्च प्रसुद्धता जेट प्रोपोप्लेट ड्रोन कियान किससे संबंधित है? ये आपको बताना किससे संबंधित है। इजराइल, पाकिस्तान, ईरान या भारत? तो भारत का स्वदेशी निर्मित है ये, और ये किसने किया है? ये भारत द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? भारत से संबंधित है ये। अगला सवाल, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इससे पहले वाले सेट में मैंने आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल में कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात में एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम बता चुका हूं, आपको फिर से बता देता हूं, याद रखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध निवास स्थान है। सुंदरबन याद रखिएगा, जालदापारा याद रखिएगा, जालदापारा जालदापारा और सुंदरबन याद रखिएगा, सुंदरबन ये पश्चिम बंगाल में याद रखिएगा। महाराष्ट्र में याद रखिएगा, ये जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। इसके अलावा ये जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसका पुराना नाम क्या था? अगर आपसे पूछे तो इसका पुराना नाम कृष्णागिरी था बेटा, याद रखना। क्या था इसका नाम? कृष्णागिरी था। यहीं पर एक राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में और याद रखिएगा, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा, चंदौली और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में याद रखिएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और इसके अलावा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये याद रखिएगा आप, मध्य प्रदेश में, ये राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। आइए अगले सवाल पर आते हैं। भारत में एक राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके आदेश द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा? ध्यान से सुनिएगा, हटाया किसके द्वारा जा सकता है? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। नियुक्त भी कौन करता है? उच्च न्यायालय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में है। नियुक्त कौन करता है? नियुक्त भी कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्त कौन करता है? तो हटाएगा भी कौन? हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। जिस राज्य की हाई कोर्ट में नियुक्ति होगी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, शपथ दिलाएगा कौन? राज्यपाल। नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। और हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा, अफ्रीका में चल रही विस्तृत प्रचलन तैनाती के एक भाग के रूप में किस भारतीय नौसेना जहाज को मापुटो, मोजाम्बिक में तैनात किया गया है? तो ये कौन सा है? कौन सा हमारा सबमरीन है जिसे मोजाम्बिक में तैनात किया गया है? कह रहा, INS सुमित्रा, ये जो सुमित्रा है, सुमित्रा एक द्वीप है। INS सुमेधा, INS सरजू या INS सुनियाना? तो INS सुनियाना इसे मोजाम्बिक में तैयार किया गया है भारत की ओर से, यही तो इसी को तैनात किया गया है। नाम याद रखिए। ये थे आज के सेट के 20 क्वेश्चन। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। कल से मिलते हैं 5:30 बजे लाइव, नए प्रैक्टिस के साथ, नए जोश के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।